हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक, अपने इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक रेशनल चॉइस थ्योरी के बारे में, जो कि एडम स्मिथ की एक थ्योरी है और अपना इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इससे पूरी इकोनॉमिक सीरीज के बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, थ्योरी क्या कहती है हम ये समझते हैं। थ्योरी कहती है कि एक जो कंज्यूमर है ना, एक जो इंसान है, वो वही प्रोडक्ट चूज करता है जो उसे ऑफर करती है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। आई रिपीट, अ कंज्यूमर चूजेस अ प्रोडक्ट ऑफरिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो आइसक्रीम्स हैं। एक है मेरे पास 10 रुपए वाली आइसक्रीम, एक है मेरे पास 15 रुपए वाली आइसक्रीम। ठीक है, तो एज अ कंज्यूमर मैं वही आइसक्रीम चूज करूंगी जो मुझे सबसे कम लागत पे सबसे ज्यादा खुशी देती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम है और मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तो मैं ये आइसक्रीम लूंगी। ठीक है, यही एडम स्मिथ ने कहा था कि कंज्यूमर जो है अपने फायदे के बारे में सोचता है। इंडिविजुअल एम टू मैक्सिमाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट अंडर गिवन कॉन्स्ट्रेंट। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इंसान जो है अपने फायदे के बारे में सोचता है और किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, और उसी को सोच करके वो अपनी चॉइसेस क्रिएट करता है, अपना सामान खरीदता है। एडम स्मिथ ने ये जो थ्योरी है ना हमारी द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में, जो कि 1776 में उन्होंने लिखी थी, उसमें प्रपोज की थी। इसका नाम ध्यान रखना, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, सो दिस इज द स्टार टॉपिक। एडम स्मिथ प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन व्हिच वाज रिटन इन 1776। अब यहाँ पर एक और फिनोमेना था। एडम स्मिथ ने कहा था कि हम लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, बट उसी से ही मार्केट बैलेंस हो जाती है और सोसाइटी का गुड हो जाता है, सोसाइटी का भला हो जाता है। और ये सब कौन करता है? ये करता है एक इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड होता है जो कि मार्केट को बैलेंस कर देता है और सोसाइटी का अच्छा कर देता है हमारे सामान खरीदने से। अब एक बात बताओ, मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, इससे सोसाइटी का क्या भला हो गया? इससे मार्केट कैसे बैलेंस हो गई? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इतने पहले आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रही है, बाद में दूंगी। ठीक है, इनविजिबल हैंड के बारे में जब बात करेंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कोर एजम्पशंस क्या है इस थ्योरी की। स्मिथियन व्यू भी इसे बोलते हैं। ठीक है, कि कोर एजम्पशंस कहती हैं, 5 चीजों के बारे में बात करें कि रेशनल होता है कंज्यूमर, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, यूटिलिटी अपने फायदे को ज्यादा से ज्यादा चाहता है, वो उसको पूरी जानकारी होती है हर चीज की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो करता है, जिसमें जो कम लागत की चीजें जो सस्ते मिलते हैं वो खरीदता है। ठीक है, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन स्मिथियन थ्योरी या फिर एक्सप्लेन एडम स्मिथ रेशनल चॉइस थ्योरी, जो चाहे 16 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, पूरी पूरी पीपीटी एज इट इज छापिया ना, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो रेशनलिटी में क्या कहता है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्लियर है। मुझे पता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, फिर चाहे वनीला वाली 5 की हो, 10 की हो, 20 की हो, 25 की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चॉकलेट आइसक्रीम ही खरीदने वाली हूँ। मुझे अल्टरनेट्स को रैंक करना आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास 10 रुपए वाली आइसक्रीम है, 15 वाली आइसक्रीम है, 20 वाली आइसक्रीम है। मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीजों को किस तरीके से अल्टरनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 10 वाली सोचूंगी, और फिर सपोज की 10 वाली नहीं है, शॉपकीपर के पास खत्म हो रही है, तो मुझे पता है उसके बाद मुझे यही वाली खरीदनी है, 15 वाली खरीदनी है। 15 वाली भी नहीं मिलेगी, तब मुझे पता है कि मुझे 20 वाली पे जाना है। तो वी कैन रैंक अवर अल्टरनेटिव्स की पहली चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस क्या है, तीसरी चॉइस क्या है। फिर वो कहता है कि हम वही चूज करेंगे जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। इसे यूटिलिटी बोलते हैं। आगे यूटिलिटी का पूरा एक चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की चीज हम खरीदते हैं, दैट इज रेशनैलिटी के पॉइंट्स के बारे में हम सोचते हैं। इकोनॉमिक एजेंट जो होते हैं ना, परस्यू पर्सनल गेन। इकोनॉमिक एजेंट माने हम है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई भी है, वो अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं, ना कि सोशल वेलफेयर के बारे में। वो अलग बात है, सोशल वेलफेयर इनडायरेक्टली हो जाती है, सोचते हम अपने ही भले के बारे में है। फिर वो कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ग्रीड नहीं है, अपने बारे में सोचना लालच नहीं है, बट एक नेचुरल ह्यूमन मोटिव है। इंसान जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, घर बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, कुछ भी दूसरे बंदे के लिए तो नहीं कर रहा ना, तो सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करता है। फिर वो कहता है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, वही चीज हम खरीदेंगे जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी देगी। प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो उसे ज्यादा से प्रॉफिट कमाने के लिए देगा। वर्कर अपने मैक्सिमाइज वेज के लिए काम करेगा, वो वही काम करेगा जहां उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। इन्वेस्टर अपने ज्यादा रिटर्न्स के लिए काम करेगा, उस चीज में वो इन्वेस्ट करेगा जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसे होता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे। फिर वो कहता है कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो कस्टमर है उसके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है मार्केट की। इंडिविजुअल अज्यूम टू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। हमें पता है किस चीज का क्या फ्लेवर है, क्या चीज से हमें फायदा होगा, क्या चीज से हमें नुकसान होगा। अभी को बताओ, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको पता है, उसके बेनिफिट्स भी पता है, सॉरी बेनिफिट्स नहीं बोलना चाहिए, उनको पता है कि उनके नुकसान क्या है, बट स्टिल
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको दे रहा है तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कौन सी कंपनी क्या बेच रही है, कौन सी कंपनी क्या नहीं बेच रही, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इंडिविजुअल कंपेयर करता है कि उसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। एक चीज को कंज्यूम करने से उसका क्या खर्चा होने वाला है और उससे क्या फायदा मिलने वाला है, वो नेट प्रॉफिट के बारे में ही सोच करके जिसमें हाईएस्ट नेट प्रॉफिट होता है वो ऑप्शन चूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करना है। अब मेरे पास ऑप्शन है मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूं, वहां से एक साल में मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लूं, वहां से मुझे टाइम तो 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ मुझे लग रहा है 1 साल, यहाँ मुझे टाइम तो 2 साल लग जाएंगे, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 10 लाख हो जाएगा। अब देखो कीमत बेशक ज्यादा है लेकिन फायदा कहाँ है, बिल्डिंग में। तो हम वही चीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमारा नेट बेनिफिट ज्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे अजम्पशंस, मिथेन व्यू भी इसे बोल सकते हो आप। अब हम देखते हैं कि इनविजिबल हैंड कैसे काम करता है जो मार्केट को स्टेबलाइज करता है। हमारा कुछ सामान खरीदने से कैसे मार्केट स्टेबलाइज होती है। एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा था ये जो सेंटर है ना, इट इज सेंट्रल टू रेशनल चॉइस थ्योरी। रेशनल चॉइस थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो करता धरता है, जो मेन रोल प्ले करता है वो इनविजिबल हैंड प्ले करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल परस्यू करता है अपने ओन रेशनल इंटरेस्ट में, वो अपने खुद के लिए कुछ काम करता है, वो अनइंटेंशनली, अनचाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी एफिशिएंट रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, ठीक है। मतलब वो सामान खरीदता है जिसमें उसे ज्यादा फायदा दिखे, वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम कर देता है और सोशल वेलफेयर के लिए काम कर देता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिविजुअल रेशनल चॉइस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उससे मार्केट कोऑर्डिनेट हो जाती है, सोसाइटी का बेनिफिट हो जाता है। कैसे हो जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले मार्केट मैकेनिज्म में कैसे काम करता है। देखो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है, वही कंज्यूम करता है जिसका रेट कम है लेकिन सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है, वही प्रोड्यूस करता है जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। वर्कर वही काम करता है जहां उसके वेजेस के जहां उसे सैलरी ज्यादा मिलती है और वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है। ट्रेडर वही इन्वेस्ट करता है जहां उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा मिलती है। अब किस तरीके से हमारा इनविजिबल हैंड काम करता है। देखो इंडिविजुअल हैज अ नीड, मुझे क्या है, मुझे किसी चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ ऑयल, या फिर कोई शैम्पू है, चलो ऑयल लेके चलते हैं। अब मैं अल्टरनेटिव सर्च करूंगी कि किस किस तरीके का ऑयल मार्केट में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में हमारे पास इंदुलेखा भी है, और मार्केट में हमारे पास मामाअर्थ का भी कोई ऑयल है, ठीक है, और भी सेवरल कंपनीज है। अब मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती हूँ कि यार इंदुलेखा का 500 रुपए का है, मामाअर्थ का 600 रुपए का है, किसका लिया जाए। मैं रेशनल डिसीजन लेती हूँ कि इसका 500 रुपए का भी है और अच्छी ब्रांड भी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, रियलिस्टिक कुछ नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंदुलेखा वाला 500 रुपए का सस्ता भी है, बेनिफिट भी मुझे दे रहा है, इसी को ले लेते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंदुलेखा लेना है 500 रुपए में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई। कैसे, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। मार्केट की एफिशिएंसी कैसे हुई, मार्केट में एक सामान बिक गया, मार्केट में प्रोड्यूसर के पास पैसा पहुंच गया, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास पैसा पहुंच गया, मार्केट में डिमांड हो गई प्रोडक्ट की। और अब जो प्रोड्यूसर के पास पैसा है वो घूम फिर के जाना किसके पास है, उसके वर्कर के पास जाना है, वर्कर के पास जाना है, और उस पैसे में से वो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो है देश के लिए काम करेगी। हो गया ना सोशल वेलफेयर, हो गया हमारा सोशल वेलफेयर। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम देखो, यहाँ पर मैंने बोला है कि क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंडिविजुअल और एग्जांपल थॉट। फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बढ़िया फोन चाहिए। ऑप्शंस क्या है, मेरे पास रेडमी है, मेरे पास ओप्पो है, मेरे पास सैमसंग है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने करी, मुझे लगता है कि यार रेडमी वाला जो है ना, प्राइस भी कम है, फीचर्स भी बढ़िया दे रहा है, वारंटी भी 1 साल फालतू दे रहा है। मैंने मैक्सिमम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपना एमआई का फोन खरीद लिया, रेडमी का फोन खरीद लिया, ठीक है। अब मेरे जो फाइनल चॉइस है ना, वो परचेज ब्रांड, यहाँ पे मैंने सैमसंग लिखा, चलो कोई बात नहीं, रेडमी लगा लो, सैमसंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो जो ये मेरा जो प्रोसेस था ना, इसने इनविजिबल हैंड की थ्योरी से कैसे काम किया, यहाँ पर मेरे इंडिविजुअल एक्शन थे, यहाँ मैंने सामान खरीदा, मेरे सामान खरीदे हुए से प्रोड्यूसर के पास पैसा गया, प्रोड्यूसर ने वही सामान वर्कर को सैलरी के लिए दिया और गवर्नमेंट को टैक्स के लिए दिया। जो पैसा टैक्स से गया उससे सरकार ने हॉस्पिटल बनवाए, रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए, कलेक्टिव गुड के लिए काम किया, सोसाइटी के लिए काम किया। और तो और सोसाइटी में मार्केट एफिशिएंट हो जाती, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल वेलफेयर होते हैं। कैसे होती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इनविजिबल हैंड कैसे काम करता है, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो देखो, मुझे चाहिए थे, मार्केट में क्या है, टमाटो चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए।
सस्ते टमाटर चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, सस्ते रेट पे टमाटर चाहिए, किसान को क्या चाहिए, उसे टमाटर बेचने से ज्यादा प्रॉफिट हो, ट्रेडर को क्या चाहिए कि उसे टमाटर बेचने से कमीशन मिले। अब हुआ क्या, टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिमांड जब ज्यादा होती है किसी चीज की तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10 वाला टमाटर जो है 20 का बिक रहा है। अब फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टमाटर बेचना चालू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस करते हैं, अरे भाई 10 की चीज 20 में बिक रही है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, जब उन्होंने प्रोड्यूस ज्यादा किया तो पहले आ रहा था मार्केट में 1000 टन, अब मार्केट में आ रहा है 2000 टन, ठीक है। सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब इतनी डिमांड थी नहीं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड थी सिर्फ 1500 टन की, 500 टन फालतू आ गया। अब उस 500 टन को बेचने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइसेस को घटा देते हैं ताकि लोग ज्यादा खरीदना चालू कर दे। होता है ना, गर्मियों में धनिया कोई नहीं खरीदता, लेकिन सर्दियों में धनिया सब खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसके रेट कम होते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी है, डिमांड बढ़ानी है प्राइस घटा दो, और डिमांड घटानी है प्राइस बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने जब टमाटर ज्यादा खरीदे तो उन लोगों ने ज्यादा उगाए, उनको प्रॉफिट मिल गया। उन लोगों ने ज्यादा उगाए तो सप्लाई बढ़ गई, उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस गिराने पड़े। अंत में हुआ क्या, हम लोगों को टमाटर भी मिल गए और फेयर प्राइस पे भी मिल गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रेट कर दिया 15 रुपए, फेयर प्राइस पे भी मिल गए और टमाटर भी मिल गए। अब ये जो था ना, ये किसने प्लान नहीं किया था, गवर्नमेंट ने नहीं कहा था ज्यादा उगाओ, गवर्नमेंट ने नहीं कहा था 15 रुपए में बेचो, बट स्टिल आपका मार्केट स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। पहले डिमांड बढ़ी, फिर डिमांड को कम करने के लिए प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो इनविजिबल हैंड होता है वो काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स वाला सोशल वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये था हमारा मार्केट एस्टेब्लिश का एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो गाइस।